हाँ जी, तो हम लाइव है दादा। नमस्कार जी सर। दोस्तों। आज मेरे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो सिंधी समाज की एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर राम जवाहरानी साहब मेरे साथ हैं। दादा आपका स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। आज आपको बहुत लोग देख रहे हैं। नमस्ते, जय झूलेलाल। आपको जय बहुत लोग आज देख रहे हैं, झूलेलाल। बहुत लोगों में एक्साइटमेंट है आज आपके बारे में जानने के लिए, आपसे सुनने के लिए। तो आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर मेरी तो खुली हुई किताब है, सब देख सकते हैं। अच्छा, ये आज का जो दौर चल रहा है मैं उसी के लिए पहले बात करूंगा, कोरोना के लिए। हाँ, मैं मेरा सवाल वही है कि इस हाँ समय आप घर में लॉकडाउन में होंगे, अभी अपनी आपकी जो जीविका है, रोज का जो रूटीन है, वो तो नहीं कर पा रहे होंगे आप अभी। तो क्या कर रहे हैं कोरोना के इस लॉकडाउन के दौर में, और लोगों को क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? सलाह वही है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने की जो लक्ष्मण रेखा है उससे पार मत कीजिए। और सही माना में मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कई युगों के बाद, कई सतयुग त्रेता द्वारका युगों के बाद भगवान ने भी सोचा होगा कि ये जो सृष्टि है, ये जो मेरी कायनात है, उसको भी कहीं ना कहीं साफ करूं। जैसे हम लोग घर साफ करते हैं दिवाली या किसी मौके पे, जी ऐसे जी। कहने का मतलब ये कि आज दुनिया एक ऐसी बीमारी से शिकार है, पूरी की पूरी दुनिया मेरी नाव में सवार है। तो हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, उस प्रभु से ये माफी मांगनी है कि हमसे क्या हुआ है, हमें माफ कीजिए। और ये भी यकीन है कि अगर सच्ची दिल से हमारी प्रार्थनाएं हम करते हैं तो ऊपर से रहमत होती है, वो अपने रहम तो करता ही है। तो घर में रहिए, और जो गाइडलाइन हमारी सरकार, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसका पालन कीजिए। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू दादा। अच्छा, तो अब मैं आपका थोड़ा परिचय दे देता हूँ। वैसे तो जरूरत नहीं है आपके परिचय की, पर एक फॉर्मेलिटी, एक प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। आप एक सिंधी स्कॉलर हैं, यू आर अ सिंधी स्कॉलर, यू आर PhD इन सिंधी लिटरेचर, यू आर ऑल्सो अ राइटर, एंड यू हैव रिटन सेवरल बुक्स। द मेन ऑफ देम इज ग्लोबल सिंधीज पार्ट 1 एंड 2। इसका विमोचन श्री नरेंद्र मोदी जी ने और राम जेठमलानी जी ने किया था। और इस किताब को कुछ राइटर्स होली बुक ऑफ सिंधीज के नाम से भी जानते हैं। आपने सिंधी सर्वेज नाम का एक प्रोग्राम दूरदर्शन पर किया, उसके 110 एपिसोड्स आपने किए, जिसमें सिंधी सेलिब्रिटीज वर्ल्ड वाइड को आपने कवर किया। आप जी। चीफ एडिटर है सहयोग टाइम्स इंटरनेशनल के, आप चेयरमैन है सहयोग फाउंडेशन के, आप चेयरमैन है ग्लोबल सिंधी काउंसिल के, आप चेयरमैन है मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड कमेटी के, आप प्रेसिडेंट है सिंधु रतन इंग्लिश स्कूल महाराष्ट्र के, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को के, आप ट्रस्टी हैं हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के, आप ट्रस्टी हैं थ्री सीज कैंसर केयर सेंटर के। आपने दूरदर्शन के लिए कई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, जिसमें उल्लासनगर सक्सेस स्टोरी ऑफ सिंधीज एक प्रमुख है, और मैरिज एक नई शुरुआत भी आपने दूरदर्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आपको कई अवार्ड्स जी। मिले हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आप एडवाइजरी पैनल पर भी हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आपको कई अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नाम है। जलवायु अवार्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये आपको अमिताभ बच्चन जी के हाथों से दिया गया। और हेमू कलानी अवार्ड, ये दादा वासवानी जी ने खुद आपको दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी आपको सिंधु रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। ये श्री जी देवानंद जी ने, ये श्री देवानंद ने आपको दिया ये अवार्ड। और एक अवार्ड आपको फ्रेंड इन नीड, ये रोटरी इंटरनेशनल से दिया गया, श्री यश चोपड़ा जी ने आपको ये अवार्ड दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से भी आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जरा ये प्रोफाइल के कुछ हाइलाइट्स है, नहीं तो आपका प्रोफाइल तो काफी बड़ा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो उसी में पूरा इंटरव्यू हो जाएगा। ये जी। थोड़ा सा ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अवार्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्या अवार्ड दिया था? सबसे पहले तो जो आपके माध्यम से मेरे दर्शक, मेरे नाजरीन मेरे साथ जुड़े हैं, उनका आभार मानता हूं, वो इस तरह से हमारे साथ दे रहे हैं। तो सिंध का जो अवार्ड था, एक्चुअली ये मैंने पीएचडी जो की थी वो डॉक्टर प्रोफेसर राम पंजवानी के ऊपर मैंने पीएचडी की थी। वो बुक भी छापा गया उस पीएचडी का, जो विमोचन हुआ हमारे प्रो वाइस चांसलर नरेश चंद्र जी ने, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, राम जेठमलानी, काफी नरेंद्र नीरा, उन्होंने काफी लोग थे, उन्होंने उसको रिलीज भी किया। वो बुक जब सिंध पहुंचा तो सिंध वालों ने मुझे कहा कि हमें ये किताब इतनी पसंद है कि हम इसको वापस छापना चाहते हैं। और वहाँ की जो रोशनी पब्लिकेशन है, वो पहले भी मेरा एक बुक सिंधी सर्वे छाप चुकी थी, तो मैंने परमिशन उनको दे दी।
और जब वो बुक पूरा, वो सिंध में एक ऐसी चीज है कि वो सिंध और हिंद में जो बेहतरीन बुक होता है उस साल का, उसको अवार्ड देते हैं। तो वो ट्रॉफी और 1 लाख रुपया वहां की करेंसी, वो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। तो मैं किसी दोस्त को हमारे वहां पे मैंने रिक्वेस्ट की कि ये मेरे ब्याह पे आप ले लीजिए। तो पैसे तो मैंने नहीं लिए, ट्रॉफी ऑफ कोर्स मेरे पास पहुंची इंडिया में, और मुझे खुशी है कि वहां पे भी मुझे इस सम्मान से सम्मान किया। बहुत बड़ी जी। बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा दादा, आपने 1985 में सहयोग फाउंडेशन की शुरुआत करी। जी बहुत छोटी सी बिल्कुल। शुरुआत थी, और आपने अपने एक, मैंने आपका एक वीडियो देखा है, उसमें आपने कहा कि कुछ लोगों के साथ मिलकर आपने शुरुआत करी। कैसे आपको आइडिया आया कि समाज सेवा करनी है? कौन आपका प्रेरणा स्रोत था, और कौन वो लोग थे जिन्होंने आपका साथ दिया? थोड़ा सा बताइए जरा प्लीज, और सहयोग फाउंडेशन के बारे में भी बताइए। एक्चुअली ये सब चीजें कॉलेजी जीवन में ही हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी थी। फ्रेंड सर्कल के जी। नाम से एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन खोली थी। और जो इसके पीछे प्रेरणा थी, कुछ मेरे साथी थे, प्लस मुझे घर से ये संस्कार मिले कि समाज ने जो कुछ हमें दिया है उसका कुछ तो हमें लौटाना चाहिए। अगर वो हमें इतनी इज्जत बख्शते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम भी जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए, गरीब वर्गों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो उस भावना को हमने ध्यान में रखते हुए, मैं मिस्टर चंदर मंगनानी, जिसने मुझे पूरा साथ दिया पहले दिन से आज तक हम जुड़े हुए हैं। और उल्लासनगर में हम साथ में पढ़ते थे, अप टू फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड हम साथ में पढ़ते थे, और आज भी वो दोस्ती कायम है। तो इस तरह से उनका साथ मिला, और वहाँ के कुछ लोकल थे, हरदास माखीजा, और मेरा जीजा जी था हरेश खेलानी, इन सबका साथ मिला। तो हमने 5-6 दोस्तों ने ये सोचा कि हम जो हमारे बन पड़ता है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जो हमारे हिसाब से बनेगा, हम मदद करते रहेंगे। और उस मदद को हमने आगे बढ़ाया, स्कूलों में, कॉलेजों में, गरीब बस्तियों में। बर्तन की कहीं कमी थी, कहीं बिस्तरा कम था, कहीं खाने की चीजें कम थी, तो हमने देता। उसके बाद धीरे धीरे सहयोग फाउंडेशन में लोग आते गए और कारवा बनता गया। सभी को जब कार्य अच्छे लगे तो काफी लोग उसमें जुड़े। बट मैं एक चीज आपको बताऊं कि अ, सहयोग फाउंडेशन हमेशा देने में विश्वास रखा है, हमने कभी लेने की कोशिश नहीं की है। तो लोग आते गए, और जो जो भी कुछ उनकी मदद होती थी उसमें मैं बताऊं, काफी मदद तो मुझे मेरे जो बाद में ट्रस्टी बने, जिसमें सुनील गावस्कर ट्रस्टी बना, या डॉक्टर बीके हमारे साथ जुड़े। सुनील गावस्कर था, काफी ऐसे लोग थे, वो भी खुद मदद करते थे कि हम बाहर से नहीं लेके इसी से कार्य आगे बढ़ाते हैं, और होता रहा उस तरह से। फिर एक दौर ऐसा आया, हमने सोचा कि ये जो हम मदद कर रहे हैं ये कब तक, ये कहाँ तक उनको हेल्प करेगी। ये तो हमने दिया, 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तो मैं बी आर चोपड़ा साहब के साथ एक बार बैठा था उनके ही ऑफिस में, तो ऐसे ही जिक्र आया कि चोपड़ा साहब, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ सिलाई की मशीनें। हाँ, मैं मेरा ये सवाल था आपसे, मेरा ये सवाल था, मैं सवाल पूछता हूँ फिर आप ये बताइएगा। मैंने एक वीडियो ओके। में देखा कि आपने सिलाई मशीन कुछ महिलाओं को, गरीब महिलाओं को दी। कहीं ना कहीं जी आपके जी। मन में आया होगा कि इन्हें आत्मनिर्भर बना दिया जाए, ताकि इनको सहयोग फाउंडेशन की फिर जरूरत ही ना पड़े, ये खुद ही कमाएं, खुद ही खाएं। यही बात एग्जैक्टली। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उन्होंने आत्मनिर्भरता के ऊपर बहुत जोर दिया। जो बात राम जवाहरानी जी ने, डॉक्टर राम जवाहरानी जी ने 1985 में कही या सोची, वो 2020 में मोदी जी सोच रहे हैं। तो आप 35 साल नहीं फॉरवर्ड चल रहे हैं मोदी जी से। नहीं, मैं फॉरवर्ड भी नहीं चल रहा हूँ, मोदी जी की सोच काफी आगे है। मैं तो उनके मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ। उनकी जो ऊंची सोच है, या जो उनकी उड़ान है, वो अलग है। वो देश के बारे में, दुनिया के बारे में एक बहुत बड़ी सोच रखते हैं, हमें उनसे काफी कुछ सीखना है। ये उस वक्त 4-5 दोस्तों ने हमने ये सोचा कि हम हर महीने जाते हैं, कुछ राशन पहुंचाते हैं। और मैं नहीं, काफी और भी ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ तो ऐसी थी कि 100 मेंबर, 200 मेंबर, 400 मेंबर को हर महीने एक डेट फिक्स होती थी, संडे, वो खाना पहुंचाते। तो अच्छा काम था। तो हमने कहा हम जो ये पहुंचा रहे हैं ये कब तक। तो इससे अच्छा है कि हमने उनसे पूछा कि आप क्या ऐसी चीज दी जाए जो आप उससे कमाएंगे और आपका घर चलेगा। तो कई महिलाओं ने कहा कि भाई आप हमें सिलाई की मशीन दीजिए। उस वक्त सिलाई की मशीन हाथ से चलाई जाती थी, बाद में पैरों की निकली। तो वो भी एक नहीं, हम हाथ से ही चला पाएंगे, पैरों से नहीं। तो वो 700 रुपए की कुछ कास्ट थी उस वक्त।
और वो हमने मशीनें देना शुरू की। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो सिलसिला आज तक शुरू है। और अच्छा। आज कुछ महीने पहले मैं गया था ढूलिया में, जहाँ पे मेरा स्कूल है। वहां पे कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिनको इस मदद की जरूरत थी। हमने उनको वो मशीन दी। आज ये एहसास होता है उस 700 रुपए की मशीन से वो हर महीने 1000, 2000, 500 कमा रहे हैं। तो इससे खुशी होती है हमारी मदद मिले या ना मिले, और वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। यही भावना वेरी थी नाइस। उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप खुद भी एक एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं, पढ़े लिखे, आप एक पीएचडी हैं, तो आपने उस दौर में जब कंप्यूटर इंडिया में नया नया आया था, इंटरनेट तो था ही नहीं 1980 के दशक में, आपने कंप्यूटर लैब्स और लाइब्रेरी भी स्थापना कराई कई जगह महाराष्ट्र में। क्यों आपको ऐसा लगा कि आने, आपको क्या ऐसी आ गई थी फीलिंग कि आने वाला दौर कंप्यूटर का होगा? सर वो तो दिख रहा था कि जो जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी जो है हमें अलग से ही एक दिशा में ले जा रही है। और जी। स्कूलों में कंप्यूटर्स की सख्त जरूरत थी। तो उस हिसाब से मैंने कहीं पे कंप्यूटर लैब बनाए किसी स्कूल में, कहीं पे मैंने लाइब्रेरीज बनाए। लाइब्रेरीज के पीछे मतलब ये था, उसके पीछे एक वजह ये थी कि सिंधी बुक्स को स्कूल और कॉलेजेस वाले बोल रहे हैं कि अरबी सिंधी कोई पढ़ता नहीं, हमें जगह ही नहीं है, हम इसके ऊपर जी। कुछ ज्यादा नहीं लगा सकते पैसे वगैरह हम। तो मैंने कहा चलिए वो लाइब्रेरीज आप बनाइए, क्योंकि ये हमारी धरावत है। ये जो सिंधी बुक्स है, ये अरबी सिंधी के जितने बुक्स है, आप समझिए बड़ा खजाना है। अगर खुदा न ख्वास्ता अरबी सिंधी बंद हो जाती है, जो हम काफी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे सीखे, तो काफी लिटरेचर वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने लाइब्रेरीज बनाई। कोल्हापुर में है, शोलापुर, नांदेड़, कई जगह पे 6-7, पूना वगैरह में, और उल्लासनगर में 2-3 कॉलेजेस में। वहां पे बुक्स को हिफाजत से रखा गया। मगर मुझे खुशी है कि उस लाइब्रेरी में वो बुक्स सलामत है, और बच्चे जाते हैं, पीएचडी करते हैं। जो बच्चे जो किसी पे थीसिस लिखना चाहे वो जाके पढ़ते हैं। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। जी जी। सर। अच्छा, आपने दादा एक मेमोग्राफी का भी कैंपेन चलाया था, हेल्प विद हेल्प ऑफ हेल्पिंग हैंड, एक एनजीओ के साथ। वो आपने शुरू किया था या वो पहले ही चल रहा था, आप बाद में जुड़े, उसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं डॉक्टर सुरेश आडवाणी के साथ मेरी बात अच्छी पहचान थी। तो ऐसे बातचीत हुई कि राम, ऐसी कोई ट्रस्ट खोलनी चाहिए जो सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की मदद करे। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो हेल्पिंग हैंड के नाम से हमने ट्रस्ट खोली, जिसमें डॉक्टर सुरेश आडवाणी, उसकी वाइफ, मैं और एक मिस्टर प्रेम श्रीवास्तव जी है, ये हम लोग ट्रस्टी है। जिसमें डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो तभी उस वक्त नरगिस दत्त फाउंडेशन जो भी कैंसर के लिए काम कर रही थी, उनसे, सुनील दत्त से बात हुई कि दत्त साहब हमने ये खोला है कैंसर पेशेंट के लिए। तो बोले क्या कुछ मेरी सपोर्ट लगेगी? तो डॉक्टर सुरेश आडवाणी, उनकी मीटिंग कराई गई, और ये हुआ कि हमें एक मोबाइल वैन चाहिए जो मेमोग्राफी की एक्सरेज वगैरह जो भी टेस्ट है, गांव गांव जाके जो इंटीरियर है वहां जाके और वो करके आए, और रिपोर्ट उसी टाइम अगर दे तो ज्यादा अच्छा है। तो सीमेंस कंपनी को अप्रोच किया गया, और वो वन उस टाइम की बनी। उस टाइम उसकी कास्ट 1 करोड़ के करीब आई। और उसके बाद फिर जरूरत पड़ी हेल्पिंग हैंड को। तो एसबीआई से हमने रिक्वेस्ट की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने भी वो एक वैन हमें दी। तो ये पूरी जो आइडिया थी वो डॉक्टर सुरेश आडवाणी की, बट हम साथ में है सुनील आपका दत्त। सपोर्ट मिला, आपका उस सपोर्ट मिला हिसाब भाई। से हम लोग, ये आज भी वो चालू है उस हिसाब। जी। अच्छा, मैं दर्शकों को डॉक्टर साहब के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि इनका जुनून जज्बा ऐसा है कि कमला हाई स्कूल नाम के एक स्कूल में 6 महीने सिंधी का टीचर एब्सेंट था, तो डॉक्टर साहब ने खुद वहां सिंधी पढ़ाई बच्चों को। डॉक्टर साहब, ये ठीक है या गलत है बात? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है ये। कमला हाई स्कूल जो, जिसने 100 साल से ज्यादा सिंध और हिंद हिंद में अपना टर्म पूरा किया, 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे। उसके जो फाउंडर्स है, वो काफी गुरबख्शानी फैमिली वगैरह, वो काफी लोग ऐसे थे जिसके वहाँ राम जेठमलानी ने भी एजुकेशन ली थी। उस स्कूल का मैं कुछ सालों से ट्रस्टी हूँ। तो जब ये वहां पे ये एहसास हुआ कि भाई सिंधी टीचर की कमी है, कोई सिंधी पढ़ाने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है, कहीं स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं, कहीं टीचर्स नहीं मिलते। तो मैंने कहा आप जी। स्टूडेंट उनको निकालिए मत, और उनके लिए मैं आ जाऊंगा, मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो वहां पे कुछ 12 महीना, 12 एक महीना मैंने उनको पढ़ाया। और उनमें नॉन सिंधीज को भी मैंने सिंधी सिखाने की पूरी कोशिश की। आपकी आपकी डिवोशन को हम सबका सलाम है डॉक्टर साहब। अच्छा,
आपने ग्लोबल सिंधी काउंसिल की स्थापना करी और उसी के तहत आपने हिंदुस्तान में मुंबई में 2005 में 12वां वर्ल्ड सिंधी सम्मेलन कराया। आप ये दोनों घटनाओं के बारे में बताइए कि पहले ग्लोबल सिंधी काउंसिल आपको बनाने की प्रेरणा कहाँ से हुई और फिर ये वर्ल्ड सिंधी सम्मेलन आपने करा, इसमें क्या आपको दिक्कतें आई, क्या क्या आपको इसमें आउट ऑफ द वे जाना पड़ा, सब बताइए इसके बारे में, पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। पहली चीज तो ग्लोबल सिंधी काउंसिल का जन्म उस 12th इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन में हुआ, पहले नहीं थी वो। मैं 2004 में लंदन गया था सिंधी सम्मेलन, जो मुझे और दादी जानकी ब्रह्मा कुमारी की जो चीफ जी थी, जी जी। मिस्टर श्रीचंद हिंदुजा और राम जेठमलानी साहब, इन सबको हमको मिलके उसका इनाग्रेशन करना था, मगर जेठमलानी साहब थोड़े लेट पहुंचे। तो वहां पे ये फंक्शन के बाद अनाउंसमेंट होती है कि हमारा नेक्स्ट जो है सम्मेलन कहाँ पे होगा। तो वहां पे काफी और भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे और उन्होंने तय किया कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नेक्स्ट दिसंबर 2005 में सम्मेलन करेंगे, और वो सब अच्छा ही था। सभी को खुशी थी कि आज हिंदुस्तान में भी इंटरनेशनल सम्मेलन आ रहा है, क्योंकि उसके पहले सिर्फ यूएसए की हदों में होता था और फर्स्ट टाइम यूके में आया था, लंदन में, ये इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन। तो इधर उनके लोग आए, आपस में बातें हुई, सब तय भी हो गया था, बट अचानक जो ऑर्गेनाइजर थे उनको अपनी कुछ मजबूरियां थी या कुछ भी उनकी ऐसी थी कि उन्होंने सामने से कह दिया कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने भी कहा कि मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि समय सिर्फ 3 महीने रह चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इस सम्मेलन करने के या इसमें मुझे आगे बढ़ाने में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट रही, वो दादा मूर्जमल मंगनानी की, जो मेरे मित्र है, चंद्र मंगनानी, उसके पिता साहब की। तो दादा वहां से दुबई से यहाँ चले आए और कहा कि राम देखिए, अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के सिंधी सम्मेलन नहीं कर सकते, तो आपको ये करना ही होगा। तो मैं उसके वो अल्फाज सुनने के बाद मैंने एहसास किया कि हमें ये सम्मेलन करना चाहिए। तो अब नए तरीके से करना है। देखिए, यहाँ के सम्मेलन और फॉरेन के जो सम्मेलन है उसमें काफी अंतर है। वहां पे जितने सम्मेलन होते हैं वो 5 स्टार घरों में रहते हैं, एसीज में रहते हैं, ऑफिस एसी है, कार एसी है। यहाँ हिंदुस्तान की पोजीशन अलग है, यहाँ के प्रॉब्लम्स अलग थे। यहाँ उस 5 स्टार होटल में आने की में भी वो सोचेंगे। और हमारे जो डेलीगेट्स थे, 2200 के करीब टोटल रजिस्ट्रेशन हुई। वो शोलापुर से भी थे, बिलासपुर से भी थे, छत्तीसगढ़ से थे, मध्य प्रदेश से थे, ब्रह्मपुर से थे, अलग अलग खेड़ो गांव से भी थे, सिटीज में थे। और उन लोगों के लिए हमने सोचा कि ऐसी जगह ऐसी बनाई जाए कि उनको इजी लगे। और हमने 2 लाख फीट जमीन महाड़ा से, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, उनके उनसे 2 लाख फीट जमीन मैंने बांद्रा वेस्ट में रेंट पे ली। और रेंट पे लेने के बाद उसको हमने एक सिंध का रूप देना चाहा, जिसमें हमने सिंधु नदी की वाह भी दिखाई, हमने संत वाह। कंवरराम चौक भी दिखाया, झूलेलाल मंदिर भी दिखाया। और जो मेन उसकी बात थी, जो सभी को अच्छी लगी और ये एक यादगार बन गई, वो थी उसकी जो स्टेज, वो मोहन के दड़ों की स्टेज थी। जैसे आप ऐसे फील करोगे कि मैं मोहन के दड़ों पे बैठ के अपने भाषण दे रहा हूं या मैं अपना संगीत का प्रोग्राम पेश कर रहा हूं। तो ये वहां जब तीसरे दिन अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि उनमें संतों के भी हमें आशीर्वाद मिली। हमें साईं साधुराम साहब सिंध से आए थे, और जी साईं चांदूराम साहब जो है अपने से राजस्थान, यूपी से है, यूपी से जो है वो। और यहाँ पे अमरावती से भी संत कंवराम साहब के पोते, ये सभी संतों के भी हमें आशीर्वाद मिली। उसके अलावा हिंदुजास, रहेजास, हीरानंदानीस, या जितने भी सिंधी उस वक्त एमएलए या एमपी थे, वो सभी हमें साथ दे रहे थे, वो सभी आए। और उसमें काफी ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रात दिन उसके पीछे अपना जीवन दिया। और वो लास्ट के जो 7-8 दिन है, मैं समझता हूँ मेरे साथियों ने नींद भी नहीं की होगी उसको सक्सेस करने के लिए हमने जो कोशिश की। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा कि जी
की आई, कोई तकलीफ नहीं, सभी सिंधी चाहते थे कि एक अच्छा सम्मेलन हो, हमारा एक गेट टुगेदर अच्छा हो। उसके आखिरी दिन पे 800 एक बिल्डिंग्स थी उल्लासनगर की, जो साईं साधराम साहब की रहमत कहिए, या हमारे एमएलए थे, एमएलसी थे हमारे जो गुरमुख जगवानी, उनकी कोशिशें थी, या ये कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी ने केस जीता था, और वो खुशी का माहौल उस दिन इजहार हुआ। और उसके बाद इस चीज का एहसास किया गया कि हमारे एक लीडर को चुनना चाहिए जो सिंधियों को पॉलिटिकल राइट्स में हमें मदद करे। तो सभी की आवाज आई कि भाई राम जेठमलानी साहब हमारे बीच है, हम उसको अपना अध्यक्ष चुनते हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए को जो हमारे सिंधियों के पॉलिटिकल राइट्स का ध्यान रखे, और उसका अध्यक्ष मैं राम जेठमलानी जी के बारे में आपसे एक सवाल करूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उनके लिए मेरे जी। पास एक सवाल है। नहीं, तो वो जन्म वही हुआ ग्लोबल सिंधी काउंसिल का, और उसी तरह से वहां से वो शुरुआत हुई। उसका पहले नाम था पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिंधीज, उसको चेंज करके फिर ग्लोबल सिंधी काउंसिल रखा गया, और ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 2005 में रजिस्टर की गई है, और जिसके अध्यक्ष जब तक जेठमलानी साहब खुद हयात थे वो थे प्रेसिडेंट, चेयरमैन मैं हूं। मैं आपको यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा कि उनके जाने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो महेश जेठमलानी, उसके बेटे हैं, उनके अच्छा, नेतृत्व में जिस काम कर रहे हैं हम लोग। जी बहुत सर। बढ़िया। अच्छा दादा, आज तो सोशल मीडिया का युग है, आप और मैं भी आज सोशल मीडिया के जरिए ही जुड़े हैं, और आज तो कोई 5 किलो आलू किसी को देता है और फोटो खिंचा लेता है तो कुछ ही सेकंडों में वो फोटो वर्ल्ड के हर कोने में पहुंच जाती है। आपने जिस समय ये सहयोग इंटरनेशनल या ये ग्लोबल सिंधी काउंसिल का गठन किया, उस समय सोशल मीडिया तो थी नहीं, और प्रिंट मीडिया थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बहुत लिमिटेड थी, दूरदर्शन ही था उस समय। तो आपको अपनी बात, अपना मैसेज दुनिया के हर कोने में हर सिंधी को पहुंचाने में क्या क्या दिक्कत है, और आपने किस तरीके से वो अपना मैसेज पहुंचाया, क्या जरिया था आपका? सर जरिया एक ही है, अच्छा काम कीजिए, अच्छे काम को अपनी जबान है, वो दुनिया तक जी पहुंचे। आज नहीं पहुंचेगा, 10 दिन के बाद पहुंचेगा। हर युग में जी मैसेज पहुंचाने के तरीके अलग होते हैं। पहले ढंढोरा दिया जाता था राजाओं का मैसेज देने के लिए, फिर उसके जी बाद छोटे छोटे पैम्पलेट्स बांटे जाते थे कि ये मैसेज है। उसके बाद पेपर्स, अखबारें, न्यूज़पेपर निकलने लगे, उसके बाद रेडियो आ गया, उसके बाद वीडियो आ गया। तो हर युग में लोगों ने अपनी बातों को, अपने कार्य को पहुंचाया है। ठीक है, स्पीड कम होती है, वो अलग चीज है, मगर जो माउथ पब्लिसिटी से जो हमारे कार्य की जबान होती है वो किसी को पहुंचती है तो परमानेंट रहती है। जी आप बिल्कुल। निकालिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जी कि जो आपने महाभारत अभी चल रहा है, महाभारत का दौर आपने देखा है, वहां पे संजय था जो धृतराष्ट्र को आंखों देखी बातें बता जी रहा था। बिल्कुल, लाइव टेलीकास्ट अच्छे, करता था। वैसी आंखें, संजय जैसी आंखें जनता के पास है। जनता सब बिल्कुल। देख रही है कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से कोई चिंता नहीं है। आज जी पहुंचेगा, कल पहुंचेगा, पहुंचेगा। जी सर। बिल्कुल। अच्छा दादा, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी ने आपके लिए कहा है कि डॉक्टर राम जवरानी के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है समझ में नहीं आता। तो दादा क्या कारण है, मैं उनके बिहाफ पे ये सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, ये एनर्जी आती कहाँ से है और अब तक कैसे कायम है ये एनर्जी, इसका राज सर क्या है? एनर्जी सभी के अंदर है, एनर्जी सभी इंसानों के अंदर है, सिर्फ आत्म शक्ति या अपने इरादे की विल पावर। विल पावर होना चाहिए। और दूसरी चीज में छोटी बात है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़ों ने जो शिक्षा दी है, पहले घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, उसके बाद जो समय मिलता है समाज का करना है। और इसीलिए मैं किसी भी क्लब का मेंबर नहीं हूं। मुझे आज तक ये भी पता नहीं कि पते 52 होते, 56 होते, 58 होते, कितने होते, मैंने उनको भी हाथ आप नहीं। बुरी संगत से बचे हुए हैं। तो निकाल सकता है हर इंसान, अगर उसके अंदर वो भावना है। और वो भावना कहाँ से आती है? अंदर से। हमें किसी डॉक्टर ने चिट नहीं दी है कि जाओ ये समाज का कार्य कीजिए, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नहीं, हमारे अंदर का आवाज है, हमारी जो वो चेतना है अंदर की, वो कहती है कि आपको ये समाज में देना चाहिए, ये करना चाहिए। अच्छा दादा, आपके मैंने बहुत वीडियोस देखे, मैंने इस इंटरव्यू से पहले काफी होमवर्क किया, तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन हो या संजय दत्त साहब, अपना सुनील दत्त साहब हो, देवानंद जी हो, दिलीप कुमार हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, मैं कितने नाम ले लूं, आज के युग के आमिर खान हो, आपके साथ सबने स्टेज शेयर किया और बड़ी इज्जत से आपके अगल बगल कहीं ना कहीं वो खड़े हुए नजर आए। जाहिर सी बात है, इन फिल्म स्टार्स के, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के कुछ टैंट्रम्स भी होते हैं, एटीट्यूड इश्यूज भी होते हैं।
आपको उन्हें अपने स्टेज पर बुलाने के लिए कुछ ये सब फेस करना पड़ा, एटीट्यूड या टैंट्रम, उनके नखरे, नाज नखरे? बिल्कुल कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उसके अच्छा। पीछे संबंध में, जिस रिलेशन में कोई ना कोई ऐसी भावना होती है या उसका स्वार्थ होता है, तो वहां पे ये चीजें होती है। मुझे जी। हर बार उन्होंने सपोर्ट दी है। हर बार उन्होंने जैसे मैंने कहा है, जैसे मैंने आप बताया कि सिंधी प्रोग्राम के अंदर भी अमिताभ बच्चन अपने बेटे के साथ पहुंच जाता है। मैंने हाँ, एक मैं पूछना चाह रहा था कि अभिषेक बच्चन ने अपनी एक किताब आपको डेडिकेट की है, उसके बारे में भी बताइएगा थोड़ा सा जरा। अभिषेक के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, और उसकी जीवनी, उसके फिल्मों के ऊपर जो तस्वीरों के माध्यम से उसकी पूरी लाइफ को बयान कर रही है। तो उसमें वो किताब लेके जब जो राइटर है वो पहुंचे अमिताभ बच्चन के वहां और उनको दिखाया, तो बोले ये पेज जो खाली आपने छोड़ा है, ये डॉक्टर राम देवरानी को डेडिकेट कर दिए। ये उनकी वेरी नाइस। मोहब्बत थी जी। उसी से। अच्छा। अच्छा दादा, आपकी पूरी जर्नी में, हर एक्टिविटी में, हर कार्यक्रम में एक चेहरा बड़ा कॉमन नजर आया आपके साथ स्टेज पे, और वो है स्वर्गीय श्री राम जेठमलानी जी। उन्होंने आपको सच्चो सिंधी सिर्फ सेवक, अपना दोस्त, छोटा भाई, और आपके सिर पे हाथ रखते हुए भी मैंने उनको देखा एक वीडियो में। आपकी उनके साथ कैसी केमिस्ट्री थी, और कैसा आपको उनके साथ सहयोग मिला, और आज जब वो नहीं है तो क्या आप उनको मिस करते हैं? डेफिनेटली मिस करते हैं। ये मैं उनके परिवार का एक हिस्सा बन चुका था। उनका मुझे बड़ी खुशी है कि उनका साथ मुझे मिला, काफी कुछ मुझे बातें सीखने को मिली उनसे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब मुझे दूरदर्शन पे इनवाइट किया गया कि आप सिंधी सर्विस प्रोग्राम को कुछ एपिसोड जी। बनाइए, सबसे पहला रिकॉर्डिंग मैंने राम जेठमलानी साहब का किया, इसी भरोसे और इस और किन? जी जी कॉन्फिडेंस जी के जी जी, साथ आप कि अपनी ये मुझे कंप्लीट साथ कीजिए। देंगे। और कौन सी तो उनका सेलिब्रिटीज साथ थी उस हमेशा मिला है 110 मुझे। एपिसोड? जी जी, जी 110 कहिए। एपिसोड की जो वो सीरीज थी, 110 एपिसोड की जो सीरीज थी, उसमें और कौन कौन वो खास लोग थे आपको? किन के 110 में से कौन से एपिसोड आपको ज्यादा प्रिय हैं आज तक? सभी प्रिय है, सभी प्रिय है। देखिए, जो जिसकी ये वैसी शख्सियतें हैं मेरे दोस्त, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, इतिहास जोड़ा है। इन ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने, समझो ये कहते हैं कि शख्सियतें इतिहास के पैर होती है। अगर ये शख्सियतें नहीं होती तो इतिहास आगे नहीं बढ़ता। जिसमें राम जेठमलानी साहब है, एल के आडवाणी है, डॉक्टर सुरेश आडवाणी है, इंदिरा हिंदुजा है, हमारे नेवी के कमांडर आर एस टहलियानी जी है, जो बाद में सिक्किम के गवर्नर बने। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, केटीएन चैनल के मालिक जो अली काजी है, उनको सिंध से बुलाया गया। और ऐसी शख्सियतें भी है जैसे सोबो ज्ञानचंदानी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर, जिसकी हाइट थी 6 फुट 2 इंच, जो आज अमिताभ को हम कहते हैं, उसकी हाइट भी ऐसी थी। और उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूट किया, जो लाइफ में उसने सेक्रीफाई किया, उन सबको मैं लाना चाहता था दुनिया तक। तो वहां से सिंध से भी कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ को सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, यूएसए, यूके, हर जगह से मैंने ऐसी शख्सियतों को चुना जो इतिहास की कड़ियां थी, जो इतिहास जो हमें बता रही थी, जिसमें कुछ फिल्म इंडस्ट्री के थे, कुछ डॉक्टर थे, सभी को। और वो देखते देखते कैसे 110 एपिसोड हो गए, मुझे भी पता नहीं चला। अच्छा दादा, आप तो रोल मॉडल हैं समाज सेवा में, कम से कम सिंधी समाज के लिए और वर्ल्ड के लिए भी। आज जो यूथ, जो यंग जनरेशन जो समाज सेवा में उतरी है या आना चाह रही है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए? सर, जितने भी हमारे नौजवान हैं जो भी कर रहे हैं, उनको रियल में मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, और करना भी चाहिए समाज के लिए, देश के लिए। बट हर चीज के पीछे एक सोच होती है। हमें आगे बढ़ना है, मगर किस दिशा में बढ़ना है ये तय होना चाहिए। अगर वो दिशा पता नहीं है तो हम भटक जाएंगे। हमें मंजिल सामने रख के आगे बढ़ना है, और उसी दिशा में अगर हम धीरे धीरे भी बढ़ेंगे तो चलेगा। आज मैंने देखा है कई ऐसे लोग हैं जो एक पोजीशन पाने के लिए दौड़ लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर न सोच है, न उनके पास काबिलियत है, बट वो उस पोजीशन को पाना चाहते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले सोचिए। मैंने देव साहब से जब इस ऐसे जिक्र चलता था, तो मैंने देवानंद से एक दिन पूछा था कि देव साहब, आप दिलीप कुमार जैसे या राज कपूर जैसे रोल क्यों नहीं कर रहे? तो देवानंद के लिए मशहूर था कि जो चीज उसे समझ में नहीं आती है तो फिर थोड़े से चेहरे पे उसके भाव अलग आ जाते हैं। और हम जी। लोग ड्रिंक ले रहे थे
कभी कभार लेते थे उनके साथ। तो वो उठ के और ऐसे राउंड दे के आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोले राम, सबसे पहले अपने आप को टटोलो, आपके अंदर क्या है, क्या प्रतिभा है, उसको परखो, फिर उसको आप निखेरो। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो नहीं होगा। तो दिलीप कुमार देवानंद नहीं बन सकता है, राज कपूर देवानंद नहीं बन सकता है, जो मुझ में मैं कर रहा हूं वैसे ही हमारे यंगस्टर जिसमें जो प्रतिभा है, जो वो करना चाहते हैं, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी मंजिल साफ होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मुझे जाना है तो उससे समय वेस्ट होता है। और ईमानदारी से अपने जुनून से अगर जो भी करेगा वो मंजिल को पाता ही है। जी जैसे दादा, आपके इस लंबे सफर में, पूरे सफर में जो अब तक चल रहा है और भगवान करेगा आगे भी बहुत लंबा चलेगा, कोई ऐसा एक व्यक्ति जिसने आपका शुरू से लेकर साथ दिया हो और वो आज तक आपका साथ दे रहा हो, कौन आप मानते हैं कि आपको बहुत काम आया इस पूरे सफर में? देखिए, काफी ऐसे लोग हैं जिनके सहारे से या जिनकी मदद के बगैर सहयोग फाउंडेशन नहीं बनती थी। और आपके नॉर्मल जिंदगी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट देते हैं, दुख में सुख में। ऐसे दोस्तों की आपको जरूरत पड़ती है जिसके कंधे पे सर रख के आप कभी रो सको। तो ऐसे काफी मेरे दोस्त हैं। बट सहयोग फाउंडेशन जब से मैंने बनाई है, तो मैंने आपको बताया कि चंदर मंगनानी जी जो आजकल दुबई में है, उसका पूरा पूरा मुझे साथ रहा। और मेरे पूरे परिवार का, जिसमें खास तौर मेरी वाइफ कविता जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रही है अब, और मेरे बच्चों का, उन्होंने मुझे हमेशा इस तरह से आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरणा दी है कि आप जो भी काम करते हो, आपका मकसद है तो उसको कहीं पे भी न छोड़ो, आप उसको आगे बढ़ो। दादा, एक सवाल मैंने आज सोच रखा था कि मैं आपसे जरूर पूछूंगा, बल्कि एक जी। पीड़ा है, अपनी व्यथा है, मैं आपको सुनाऊंगा। क्योंकि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पैनल पर भी हैं, तो मेरी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज तक सिंधी समाज को जो मूवीज में जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सिंधी घराने से हैं, चाहे वो रणवीर सिंह हो, संगीता बिजलानी हो, मैं कितने नाम ले लूं, पहलाज निराली हैं, वाशु भगनानी, कितने नाम ले लूं, उसके बावजूद भी अगर सिंधी कैरेक्टर्स को मूवीज में दिखाया गया है तो वो अरे वड़ी साईं पापड़ खानी, मतलब इस टाइप का एक, जिसे कहते हैं ना, लाफिंग स्टॉक या कार्टून टाइप में पेश किया गया है सिंधी को। कहीं ना कहीं आपके मन में इसको देख के पीड़ा हुई, आपने इसके बारे में आवाज उठाई, या आपको लगता है कि अब फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का, सिंधी समाज के प्रति अपना रुख बदला है? डेफिनेटली पीड़ा तो हर सिंधी को होती है, क्योंकि जी। अब इस समाज के लिए अगर कोई गलत चीज देखता है या सुनता है, तो अगर वो सच्चा सिंधी है तो उसको पीड़ा होगी होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो सेंसर बोर्ड का जो है, मैं उसमें मेंबर था, बट अभी नहीं हूँ, मेरा टर्म पूरा हो चुका है। बट अच्छा। मैं एक चीज और बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ, ये तो आपने दूसरों की बात की कि बाकी जो नॉन सिंधी से अपने फिल्मों में ये दिखाते हैं, ऐसा केस काफी आया है। एक केस तो ऐसा था कि जहाँ पे आसरानी जो हमारे कॉमेडियन है, वो दूध देने आता है, तो मालिक जो है उसको बोलता है कि भाई कल जो आपने हमें दूध दिया था वो बहुत ही ऐसे लग रहा था पानी पड़ा हुआ है, या आप पानी डाल के आते हो? बोले नहीं, पानी नहीं डाल के आता हूँ मैं, उल्लासनगर की भैंस है वो दूध लेके आता हूँ, उल्लासनगर की गाय है उसका दूध ले आता हूँ। तो इस पे काफी विवाद हुए थे, और उल्लासनगर में केस फाइल किया गया था, और वहां पे आसरानी को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को बुला के माफी मांगी गई थी। तो जबकि काफी ऐसे। असरानी खुद भी सिंधी था, वो खुद भी हाँ सिंधी जी। थे, जबकि वो खुद भी सिंधी। सिंधी थे असरानी। अब वो एज अ एक्टर, उनका कहना था मैं राइटर्स के उसमें शिकंजे में हूँ जो लिख के डायलॉग देगा, बट कहीं ना कहीं उसको एहसास हुआ कि ये गलत चीज हो गई है और माफी मांगा उन्होंने। मगर मैं एक चीज और यहाँ पे, ये तो नॉन सिंधी सिने हैं जिसने सिंधी कैरेक्टर को इस तरह से मजाकी कैरेक्टर बना के दिखाया। मैं जब सेंसर बोर्ड में था तो कुछ ऐसी सिंधी फिल्में भी आई हमारे पास जिसमें जो कैरेक्टर हमारे नहीं है वो दिखाए गए। हमारी एक कई फिल्मों में दिखाया गया कि हमारे दो चार जो सिंधी अभी फास्ट आई उसमें काफी अच्छी भी बनी। ऐसे नहीं है कि सब, एक दो फिल्म की सीन्स जो मुझे ऐसे पिंच कर रही थी, कि जिसमें ये दिखाया गया कि एक सिंधी, जो मुझे यहाँ पब्लिकली बोलना चाहिए नहीं, मगर वो फिल्म में दिखाया गया था, सिंधी कोठा चलाती है एक सिंधी लेडी। तो ये गलत चीजें हैं। 10 साल के अगर हमारे बच्चे ये फिल्म देखेंगे तो बोलेंगे हमारे
ये दौर में ये भी चीजें थी तो नहीं दिखा। दूसरे में किसी में दिखा एक पॉलिटिशियन जो है वो करप्ट है। एक फिल्म में दिखाया गया कि ऑफ कोर्स कॉमेडी के हिसाब से दिखाया गया था वो सीन कि जो वाइफ है वो बैठ के टेबल कुर्सी पे और चाय पी रही है, उसका हस्बैंड नीचे कटका लगा रहा है। कहाँ तक सही है? हमारी सभ्यता नहीं है। हमें फिल्म बनानी है, डेफिनेटली बनानी है कि फिल्में हमारे सिंधी लैंग्वेज को जिंदा रखने का एक मोस्ट पावरफुल एक जरिया है। बट जी हमें इस सभ्यता की पीढ़ को मजबूत करना है। हमारी जो सभ्यता की तस्वीर है वो बहुत खूबसूरत है। अगर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हो तो नए रंग दुनिया के भरो, मगर उसकी जड़ों को नहीं काटो। अगर आपकी तस्वीर सुंदर है और आपका फ्रेम जो है छोटा हो रहा है तो तस्वीर को काट के खराब मत करो, फ्रेम बदली करो। तो मेरे कहने जी का मतलब हमारी सभ्यता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सिंधी फिल्में बननी चाहिए और जो लोग बना रहे हैं मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि आपने सेंसर बोर्ड का जिक्र किया तो मैंने बताया ऐसी ऐसी चीजें भी आती थी। तो जी सभी को मुबारकबाद देता हूं। अभी सतीश चांदवानी की एक फिल्म है जो दुबई में बनी, दूसरी फिल्म बनी, या हमारे अहमदाबाद के काफी अच्छे ग्रुप है वो बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिंधी फिल्में नहीं बन रही है। अबाणा पिक्चर के बाद काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनी। सिंधु के किनारे गोविंद बाली साहब ने बनाई, या झूलेलाल जिसमें राम पंजवानी ने एक्ट किया, काफी चल दियर न जमन, काफी सिंधी फिल्में अच्छी बनी है। मगर एक बीच में जो दौर आया था तो दौड़ चाल थी कि जल्दी जल्दी फिल्में बनानी है हमें। उनकी भावना ऑफ कोर्स ये होगी कि मैं सिंधियत की सेवा कर रहा हूँ, बट जी उसमें अपना रहना है, रिसर्च करनी है। बस इतना ही मेरा संदेश था उन फिल्मों वालों के लिए। थैंक यू। थैंक यू दादा। अच्छा दादा, इतने साल समाज सेवा में रहने के बाद अभी भी आपको लगता है कि एक कोई ऐसा काम रह गया है जो अभी भी आप, अभी वो हुआ नहीं है, आप करना चाहते हैं आगे? सर जब तक जिंदगी है हमें करना है। अभी तो माइल्स आगे जाने, काफी आगे जाना है और एक हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज जो आपको लगता है कि इस दिशा में मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे इस पर फोकस करना है? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है मगर कोशिश करनी चाहिए। एक दौर था जब ये सिंधी ड्रामास और सिंधी स्टेज के लिए या सिंधी संगीत के लिए हम लोग काफी कुछ कर रहे थे। सिंधी ड्रामों को हिम्मत दे रहे थे, उनके कलाकारों को पुरस्कार दे रहे थे, या संगीत मौसीकी के मैदान में भी एक दौर आया था कि लोग कम जाते थे तो हमने उसमें भी कोशिश की। तो कुछ लोगों का कहना था कि भाई आप बेकार में पानी विलोड़ रहे हैं, ये आप पानी में लकीरें खींच रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। मगर हुआ। मैंने उनको यही कहा कि देवताओं ने भी समुद्र को मंथन करने के बाद आबे हयात पाया था, तो यकीनन हम भी पाएंगे। तो करना चाहिए सिंधियत के लिए। हमें जो हमें वर्षा लास्ट पीढ़ी ने, जो पहले वाली पीढ़ी थी हमारी, उन्होंने हमें दिया है, उसको कुछ इजाफा करके उसमें कुछ हमें आगे वाली पीढ़ी तक सौंपना है। ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जब तक है सिंधियत का वो पैगाम, हमारे जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो तहजीब हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए। करते रहेंगे जब तक है सब। जी दादा, आपको बहुत लोग देख रहे हैं इस पे कार्यक्रम में, मेरे बहुत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। तो आप सिंधी और नॉन सिंधी अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें तो दे दीजिए प्लीज, चाहे वो सिंधी में हो या हिंदी में हो, मिक्स करके दे दीजिए। सिंधी हिंदी एक ही बात है। मैं सिंधी प्रोग्राम में तो सिंधी बोलना ही चाहिए। सो मां आख़िर जी में हिकिड़ो सिंधियुनि खे सिर्फ़ु एतिरो पैगाम मां न चवंदो आहियां, मां हिकिड़ो पंहिंजी राय थो रखां। ऐं मूं हर प्रोग्राम जे क्लोज़िंग में इहो चयो आहे त जहिड़े नमूने असां गणपतीअ जे ॾींहंनि में गणपति भॻवान खे, गणपतीअ में असांखे घणो अक़ीदो आहे उन लाइ। मां त वधि में वधि पूॼा कंदो आहियां गणपतीअ जी। उनखे उन वक़्तु पंहिंजे घर, ऑफिस या पाड़े में वठी था अचूं ऐं वितार उनजी शेवा थी थिए, ॾेढ ॾींहुं, 3 ॾींहं, 5 ॾींहं, 7 ॾींहं, उन खां पोइ परवाह थो थिए। साॻे नमूने माता जी बि असीं साॻी कयूं था। त उन नमूने छो न चालीहे साहिब जे ॾींहंनि में असां पंहिंजे झूलण खे पंहिंजे घर वठी अचूं, ऑफिस में, पाड़े में। नॉन सिंधीज़ खे बि जी ख़बर पए असांजी इष्ट देव जी छा महिमा आहे। ऐं इहो झूलेलाल जो जेको नारो आहे, राम पंजवाणी सिर्फ़ु ईअं न ॾेई हो त साईं झूलेलाल चओ, उन जे पोयां हुनजी वजह हुई असांजी इष्ट देव जी हिकिड़ी, जेको जंहिं असांजे मिर्ख भाषा खां असांखे कीअं बचायो। इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि यंगर जनरेशन खे बि ख़बर पवंदी ऐं नॉन सिंधीज़ खे बि ख़बर पवंदी। उन सां गॾोगॾु असांजी भक्ति बि थी वेंदी।
असीं पंजड़ा छो था ॻायूं, झुमिर छो था हणूं, जोत छो था जलायूं, अखो छो पाईंदा आहियूं, उनजी बि वजह सभिनी खे ख़बर पवंदी। त मां चाहींदुसि त जीअं असां ॿियनि खे ॾिसी करे उन्हनि जूं रीतियूं रस्मूं असां खयूं आहिनि, अपनायूं आहिनि, तीअं असांजे बि हिन इष्टदेव जे हिनखे अॻियां वधायूं, जीअं नॉन सिंधीस बि हुनखे अॻियां वठी हलनि। थैंक यू। बहुत बढ़िया दादा, आपका ये इंटरव्यू मेरी संस्था इंडस सिंधी ऑर्गेनाइजेशन के लॉकडाउन वेब सीरीज के इस पूरे सेमिनार के कंसेप्ट के तहत लिया गया। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा? मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। हम सिंधियों में यही खासियत है कि कोई भी वक्त हम वेस्ट नहीं करते। आप बिजी जिंदगी से है, मुझे पता चला आप टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट रह चुके हैं और काफी आपके बड़े अच्छे कारोबार है। आपके वाइफ भी एक अच्छी पोजीशन में है किसी पब्लिशिंग हाउस में। जी, पेंगुइन पब्लिकेशंस में, एंड शी जी इज सर। आल्सो एमए इन सिंधी। पेंगुइन पब्लिकेशंस में है एंड शी इज आल्सो एमए इन सिंधी। तो आपको जब ये समय मिला तो अच्छा रहा कि सबसे आपने मुलाकातें की, उनके विचार जाने और लोगों तक जो बातें नहीं पता थी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। तो मैं आपका भी आभारी हूँ। आगे भी करते रहिए, भगवान आपको शक्ति देगा। थैंक यू सो मच दादा। इस इंटरव्यू में श्री महेश छाबड़िया जी और डॉक्टर पीटर दलवानी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं चाहूंगा 2 लाइन आप उनके लिए भी कह दीजिए कि उनके बगैर ये संभव नहीं था आप तक पहुंचना। पीटर दलवानी मेरे अच्छे मित्र हैं और सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जितने भी आजकल लाइव प्रोग्राम चल रहे हैं, जो मोहित शेवानी जी, बहुत ही यंग लड़का, बहुत एक अपनी ताकत और अपने उसको जुनून है, एक पागलपन है कि मुझे करना है और कर रहा है और कंटिन्यू कर रहा है। तो वो मैंने उनसे आज ही पूछा, यार तुम थक नहीं जाते हो? जी नहीं, मुझे खुशी होती है। उनको भी मेरी मुबारकबाद। और पापड़ क्लब महेश वाले छाबड़िया, महेश किशन, छाबड़िया जी दिल्ली से। वो दिलेर सिंधी जो है वो तो वैसे भी सेवा कर रही थी अपने मीडिया के मार्फत, जो भी पेपर जे तरीक़े सां हुन दुनिया ताईं पंहिंजो न्यूज़ सिंधियुनि जो पहुचायो पिए ऐं हुन सां मुंहिंजो तमामु वेझो संबंध रहियो आहे। तंहिंखां पोइ पीटर या किशन या असांजो मोहित शेवानी, जेके बि हिन कार्य में पंहिंजी थोरी बि आहुति ॾियनि था, उन्हनि खे सैल्यूट आहे, उन्हनि जी महिरबानी आहे। थैंक यू। थैंक यू दादा, आपने हमें समय दिया अपना कीमती, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। थैंक जय यू। झूलेलाल। तो दोस्तों, आपने देखा आज हमारे साथ डॉक्टर राम जवारानी साहब, उन्होंने अपना दिल खोल के हमारे साथ बातें की हैं। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।